एयर इंडिया फ्लाइट टर्ब्यूलेंस से जुड़ी ये बड़ी खबर है, जहां फ्लाइट के पायलट का डोप टेस्ट पॉजिटिव आया। सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। टर्ब्यूलेंस के बाद पायलट को डोप टेस्ट किया गया था। डोप टेस्ट पायलट का कराया गया था। फुकेट दिल्ली फ्लाइट टर्ब्यूलेंस में फंस गई थी। आपको याद होगा कई तस्वीरें से जुड़ी हमने आपको दिखाई थी, जहां फ्लाइट में 145 यात्री सवार थे, कई घायल हो गए थे। कई के बयान भी हमने आपको सुनाए थे। उन्होंने बताया कि टर्ब्यूलेंस के दौरान किस तरह से यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ा था। एयर इंडिया ने पुष्टि या खंडन नहीं किया है, ये भी जानकारी मिल रही है। कुमार कुंदन हमारे संवाददाता, हमारे सहयोगी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। कुमार, ये तो बहुत बड़ी जानकारी है। पायलट का डोप टेस्ट पॉजिटिव, सूत्रों के हवाले से ऐसे इनपुट्स मिल रहे हैं, और अगर ये सच है तो ये बेहद ही बहुत बड़ी लापरवाही का मामला है, क्योंकि कई यात्री वहां पर सवार थे। निश्चित रूप से ये अपने आप में एक ऐसा मामला है जिसमें कथित रूप से एक पायलट के डोप टेस्ट पॉजिटिव होने की बात सामने आ रही है, और वो भी ऐसी फ्लाइट में जिस फ्लाइट में एक ऐसी घटना हुई जो अकल्पनीय था, और जिस तरीके से यात्री उसमें परेशान हुए, यात्रियों को ऐसा लगा कि शायद अब उनका बचना नामुमकिन है। उन परिस्थितियों को अगर देखें तो ये बहुत ही गंभीर मसला है। यही वजह है कि जब इस तरह की खबरें आई है तो एयर इंडिया की तरफ से यह बोला गया है कि यह एक रूटीन प्रोसेस है। हर फ्लाइट के बाद पायलट को इस तरह के टेस्ट से गुजरना पड़ता है, और जो भी टेस्ट हुआ है उस टेस्ट का रिपोर्ट अभी एयर इंडिया के साथ साझा नहीं किया गया है। तो एयर इंडिया की तरफ से एक तरह से कहा जा रहा है कि अभी उन्हें इंतजार है फाइनल रिपोर्ट का, लेकिन हमें जो जानकारी मिल रही है सूत्रों के हिसाब से, उसमें इस जी रही है कि कथित तौर पर एक पायलट का डोप। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए। कुमार कुंदन बता रहे थे कि किस तरह से अभी फिलहाल एयर इंडिया की तरफ से खंडन नहीं किया गया है, पुष्टि या खंडन नहीं हुआ है, और इसे बताया गया है रूटीन जांच होती है। लेकिन सूत्रों के हवाले से ये इनपुट जरूर मिल रहा है कि डोप टेस्ट जब पायलट का कराया गया तो डोप टेस्ट पॉजिटिव मिला है, और अगर वाकई में ऐसा है तो ये बहुत बड़ी लापरवाही का मामला है। तो थोड़ी देर में सरकार छात्रों में बातचीत और सरकार की बनाई कमेटी से छात्र मिलेंगे। आज की बैठक में समाधान मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। इससे पहले 2 दौर की बातचीत हो चुकी है, लेकिन वो बातचीत बेनतीजा साबित हुई है, और इस वजह से जब थोड़ी देर में बातचीत होगी, सरकार की बनाई कमेटी से छात्र मिलेंगे, अपनी बातें रखेंगे, तो उम्मीद जताई जा रही है कि सॉल्यूशन निकलेगा। आज की बैठक में समाधान मिलने की उम्मीद है। आज नतीजा नहीं तो कल विधानसभा का घेराव किया जाएगा। आपको याद होगा जब इस अनशन की शुरुआत हुई थी, इस धरने की शुरुआत हुई थी, तभी छात्रों की तरफ से यह ऐलान किया गया था कि 10 तारीख को यानी कि कल विधानसभा का घेराव किया जाएगा। अगर शर्तें मांगे नहीं मानी जाती हैं, अगर छात्रों की नहीं सुनी जाती है, आज नतीजा नहीं तो कल विधानसभा का घेराव संभव। अनशन पर बैठे हैं देवेंद्र महतो। राहुल की तबीयत भी बिगड़ी है। महतो की तबीयत तो बिगड़ी ही थी, जिसकी लगातार हम डिटेल्स आप तक पहुंचा रहे थे, लेकिन एक और छात्र के बिगड़ने की जानकारी भी सामने आई। तो मीटिंग के वक्त जाते समय छात्रों ने क्या कहा, पहले वो आपको सुनाते हैं। ये हम लोग दूसरी वार्ता के लिए जा रहे हैं, आके बताओ। सुनिए ना, कितनी उम्मीदें हैं इस वार्ता को लेकर, और क्या उम्मीद तो हम लोग कर ही रहे हैं। अब बाकी वार्ता के बाद आप लोग। ये आपकी दूसरी बैठक हो रही है, और तीसरे दौर की बातचीत सरकार कर रही है। क्या लग रही है बातचीत का ये दौर? देखिए, अब उधर से आने दीजिए। कल आप लोगों ने कहा था कि सरकार लगता है हमारी बात मानने वाली नहीं है, शायद इस वजह से हम लोग उम्मीद जता रहे सरकार हमारी सारी बातें मानेगी। लग रहा है कि इस बार जो बैठक में आपकी समस्या। और शिवांक माथुर की कई रिपोर्ट भी हम आपको दिखा चुके हैं, जहां आंदोलनकारी छात्रों से, नेताओं से बात करते हुए शिवांक दिखाई दिए। हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं हमारे सहयोगी शिवांक, फिलहाल वहां की क्या तस्वीरें हैं, क्योंकि तीसरे दौर की बातचीत होनी है। इससे पहले जितनी भी बातचीत हुई वो बेनतीजा साबित हुई है। क्या लग रहा है आपको, दबाव बढ़ा है? कुछ ही घंटों का वक्त बचा है अब सुरेंद्र सरकार के पास, जिसमें अब समाधान निकाल कर देना ही होगा, क्योंकि कल घेराव का ऐलान किया गया है। देखिए, दूसरे दौर की बातचीत के लिए छात्र जो है वो मेरे पीछे आप देख रहे हैं, ये स्टेट गेस्ट हाउस की बिल्डिंग है रांची के अंदर, और छात्र यहाँ पे पहले से पहुँच चुके हैं। कुछ ही देर में जो मंत्रीगण हैं, जो कमेटी हेमंत सोरेन ने बनाई है, वो 4 मंत्री और 1 वरिष्ठ IAS अफसर यहाँ पे पहुँचेंगे। वो 5 सदस्यीय लोगों से मुलाकात होगी, और उसके बाद जो है कोई नतीजा निकलेगा। जो
पीयूष और रविंदर वाला ग्रुप है, रिफॉर्म्स ग्रुप जो है वो यहाँ पहले से ही पहुंच चुका है। करीब 20 से 25 मिनट में देवेंद्र नाथ महतो का जो ग्रुप है वो यहाँ पहुंचेगा और भी जो अन्य संगठन हैं, आदिवासी संगठन हो या NSUI के लोग हो, उन सबको एक साथ बिठाकर बातचीत करने का कमेटी ने फैसला किया है और उसके बाद जो भी सरकार निर्णय लेगी वो औपचारिक रूप से उसकी घोषणा की जाएगी। सरकार की मंशा ये जरूर है कि कल जो विधानसभा का सत्र है उसका जो घेराव करने की बात छात्र कर रहे हैं उसको टाल दिया जाए और किसी तरीके से छात्रों के साथ मिल बैठ के किसी निष्कर्ष पे आया जाए। छात्र अपनी जो डिमांड्स हैं, उनकी जो मांगे हैं उसको पहले से ही स्पष्ट कर चुके हैं। अब ये देखना होगा कि मीटिंग के बाद सरकार किन मांगों पे झुकी है और किन मांगों पे वो अभी भी अड़िग है। CBI जांच को लेके अगर कोई पेच फंसता है तो उसके लिए सरकार ने एक तोड़ निकाला है कि वो CID की इंक्वायरी 90 दिनों में पूरी करके उसको सार्वजनिक करने का काम करेगी और फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने का काम भी होगा। ऐसे में अगर छात्र इस बात को लेकर सहमत हो जाते हैं तो ये संभव है कि आज शाम तक एक औपचारिक ऐलान हो जाए सरकार और छात्रों की तरफ से और एक साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाए और इस आंदोलन को जो है वो वापस ले लिया जाए। बिल्कुल, अब देखने वाली बात है क्या वाकई में कोई सॉल्यूशन समाधान निकल पाएगा। हमारी भी नजर बनी हुई है। एक बार फिर से मैं आपका रुख करूंगी, शिवांग बने रहिएगा हमारे साथ। एक और खबर दर्शकों को बता देते हैं, आज सरकार की तरफ से बड़ी घोषणा भी संभव है। जैसा कि अभी शिवांग भी बता रहे थे, काम किया जा रहा है और बातें हो रही है, कमेटी का गठन भी किया गया था। इस बीच सरकार की तरफ से बड़ी घोषणा भी हो सकती है। आंदोलन समाप्त करने को लेकर बड़ा ऐलान संभव है। कल दूसरे दौर की बातचीत में भरोसा मिला था। सरकारी कमेटी ने छात्रों को ईमेल आईडी दी थी। छात्रों की मांगे लिखित में ईमेल पर मांगी गई थी। तो सरकारी कमेटी ने छात्रों को ईमेल आईडी दी थी। क्या मांगे रखी गई वो भी हमने आपको बताया। छात्रों की तरफ से साफ तौर पर कहा गया है कि CBI जांच होनी चाहिए और रद्द होनी चाहिए परीक्षा जिनमें पेपर लीक की बात सामने आई है या किसी तरीके से भी सवाल उठे हैं। आंदोलन समाप्त करने पर बड़ा ऐलान भी संभव है। देखिए, तीसरे दौर की बातचीत तो होनी ही है और इस बीच बड़ा ऐलान भी हो सकता है। तो रांची में छात्रों का आंदोलन चल रहा है। अब इस पूरे मामले में अब तक के अपडेट क्या हैं ये आपको बताते हैं। पहली बड़ी बात यह है कि अब तक दोनों गुट से 2 दौर की बातचीत हो चुकी है लेकिन बेनतीजा साबित रही है। ईमेल आईडी पर मांगे लिखित में मांगी गई। छात्रों के सत्याग्रह धरने का आज 16वां दिन है। तस्वीरें लगातार आपको दिखा रही हैं। देवेंद्र नाथ भूख हड़ताल का आज 8वां दिन है। 4 छात्र भी 6 दिन से भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। राहुल की इस बीच तबियत बिगड़ी थी, ICU में उन्हें भर्ती कराया गया। JLKM विधायक जयराम महतो भी अनशन पर बैठे और कल झारखंड बीजेपी अध्यक्ष धरना स्थल पहुंचे थे। वो तस्वीरें भी सामने आई थी। अभिनेता पीयूष मिश्रा भी धरना स्थल पहुंचे। उन्होंने क्या कहा हमने आपको सुनाया था। और छात्रों ने रांची में विशाल फ्लैग मार्च भी निकाला और वहीं कल घेराव विधानसभा का किया जाएगा, ऐसा ऐलान भी किया गया है। देवेंद्र नाथ महतो की तबियत बीती रात बिगड़ गई। एक और बड़ा अपडेट, देवेंद्र नाथ का ग्लूकोज लेवल 53 पर पहुंचा। आधी रात SP, ADM, SDO, CO पहुंचे। दरअसल अचानक से तबियत ज्यादा बिगड़ गई, ग्लूकोज लेवल 53 पहुंच गया था। आधी रात ही SP, ADM, SDO और CO मौके पर पहुंचे और अफसरों ने देवेंद्र महतो के स्वास्थ्य की जानकारी जुटाई। तबियत बिगड़ने से छात्रों की चिंता भी बढ़ गई। महतो जो अनशन पर बैठे हुए हैं, भूख हड़ताल जारी है, उनकी तबियत अचानक से बिगड़ गई। डॉक्टर्स निगरानी रख रहे हैं। तबियत बिगड़ने के बाद प्रशासन की टीम वहां पर पहुंची। इसमें SP, ADM, SDO और CO पहुंचे थे और जानकारी ली स्वास्थ्य को लेकर। अफसरों ने देवेंद्र महतो के स्वास्थ्य को लेकर जानकारी ली है, बात की है। तबियत बिगड़ने से छात्रों में चिंता भी बढ़ गई। कल रात को भी यहाँ कुछ हलचल हुई, शायद पता है कि नहीं आप लोगों को। SDO वगैरह आए थे और पुलिस इनको उठाना चाहती थी। वो चाहती है कि किसी तरह से आंदोलन बर्बाद करने के लिए। हम सरकार से यही कहना चाहते हैं, आप क्यों इतना चिंता कर रहे हैं। हमारी स्वास्थ्य को लेकर चिंता है, बहुत चिंता है, ये सब बात बोलते। आप सिर्फ और सिर्फ हमारी जो मांग है उसको पूरा कर दीजिए। तो मेरा ये कहना है सरकार को कि एक तरफ आप वार्ता के लिए डेलीगेट्स टीम बुला रहे हैं और दूसरी तरफ आप प्रशासन को चारों तरफ से CCTV कैमरा लगवा रहे हैं। तो ये बात हम लोगों को समझ में नहीं आ रही है कि आप ये हम लोगों को एक प्रकार से इंडिकेट कर रहे हैं कि ये आंदोलन आप लोगों की लंबी चलेगी। तो भाई कब तक छात्र नौजवानों को आप रोड पर रखना चाहते हैं। आखिर हम लोग को पढ़ने
कब दिया जाएगा? यहाँ के छात्र नौजवान कब पढ़ेंगे? घेराव तो कंफर्म है, घेराव तो किया जाएगा। कल टीम बुलाई थी बातचीत करने के लिए, बट अनुशासन नहीं है और आज फिर से टीम बुलाई है। जाने वाले अनुशासन मिले क्या मिलेगा। हम लोग चाहते हैं जो भी मांगे हैं छात्रों को जल्द से जल्द पूरा करें, ताकि हम लोग को इतना और समय ना लगे और हम लोग को स्ट्राइक पे रहे ना। तो देवेंद्र महतो अनशन पर है, एक बार फिर से उनकी हालत बिगड़ी, जिसको लेकर भी अपडेट हम आपको बता रहे थे। शिवांक लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। शिवांक, मामला एससी तक पहुंचा, इस दौरान छात्रों की तरफ से, आंदोलनकारी नेताओं की तरफ से सरकार पर आरोप तक लगाए गए और ये कहा गया कि छात्रों को गुटों में बांटा जा रहा है। आपको क्या लग रहा है, कहां पेच फंस सकता है? आज जब बातचीत होगी तो वो कौन से मुद्दे हैं जिन पर मुश्किल हो सकती है? देखिए, छात्रों ने निश्चित तौर पे ये आरोप लगाया है कि सरकार आंदोलन को बांटने की कोशिश कर रही है और उसके पीछे उनका तर्क थोड़ा जायज़ भी है। यहाँ पे मैदान में जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में पहले से 2 गुट मौजूद थे। एक देवेंद्र नाथ महतो का ग्रुप, और देवेंद्र नाथ महतो एक पॉलिटिकल व्यक्ति भी हैं, वो चुनाव लड़ चुके हैं लोकसभा विधानसभा का, वो भी आंदोलन कर रहे हैं और अनशन पे हैं पिछले 8 दिनों से। दूसरा ग्रुप है पीयूष और रविंदर का, जो रिफॉर्म्स की बात कर रहे हैं, सीबीआई जांच की बात कर रहे हैं। मांगे दोनों गुटों की लगभग सेम है। ये मान के चला जा रहा था कि सरकार इन दोनों गुटों से बात करेगी, लेकिन जिस तरीके से इस आंदोलन में आईसा की एंट्री होती है परसों, आईसा के बाद जब कल यहाँ पे बातचीत हुई तो एनएसयूआई के छात्रों को बुला लिया गया। अब हैरानी की बात तो यह है कि एनएसयूआई की जो मेन विंग है कांग्रेस पार्टी, वो खुद सरकार में मौजूद है। दीपिका पांडे सिंह सरकार की मंत्री हैं और कमेटी में शामिल हैं, और एनएसयूआई से सजेशंस भी लेने की बात सामने आई। फिर सरकार एक ईमेल आईडी जारी करती है और झारखंड भर से लोगों से सजेशंस मांगती है। तो कुल मिला के कहीं ना कहीं इस आंदोलन को बांटने की कोशिश लगता है कि सरकार ने की, जिसके बाद छात्रों में नाराजगी जरूर देखने को मिली और सरकार को उन्होंने कहा कि ये ठीक नहीं है, आपको केवल उन लोगों से बात करनी चाहिए और फोकस्ड मुद्दों पे बात करनी चाहिए। इस पूरे मामले में झारखंड भर के छात्रों की राय लेके आप मामले को डाइल्यूट करने की कोशिश ना करें, और उसी को लेकर छात्रों ने अपनी नाराजगी भी जाहिर की। और आज जब ये वार्ता होगी तो हो सकता है कि छात्र ये बात मंत्रीगण के सामने रखेंगे। कुल मिला के यहाँ पे कोई ईगो टसल तो नहीं है, ये एक पॉजिटिव बात है। सरकार भी आगे बढ़ रही है, छात्र भी आगे बढ़ रहे हैं। रास्ता कहाँ जाएगा ये कुछ देर में पता चलेगा। बिल्कुल, कुछ देर में ये साफ हो जाएगा, समाधान निकलता है कि नहीं, और वो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं जहां आंदोलन जारी है। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल अभी के लिए आपका शिवांग, जानकारी देने के लिए। बढ़ते हैं आगे, एक और खबर आपको बताते हैं जहां रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ धरना स्थल पहुंचे और हेमंत सरकार पर संजय सेठ ने बड़ा हमला बोला है। तो रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ धरना स्थल पहुंचे थे। हेमंत सरकार पर संजय सेठ ने इस दौरान बड़ा हमला बोला। राज्य सरकार की नीयत में खोट है, हेमंत सरकार डर रही है, बड़ी मछलियां जद में आ चुकी हैं, ये उनकी तरफ से कहा गया है। तो क्या हेमंत सरकार मांगी मानेगी? छात्रों की तरफ से जो कहा जा रहा है उस पर क्या निर्णय लिया जाएगा, थोड़ी देर में पता चल जाएगा। लेकिन ये तस्वीर उस वक्त की जब रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ धरना स्थल पहुंचे। देखो, 16 दिन, आधा महीना बीत गया। राज्य सरकार की नीयत में खोट है। राज्य सरकार दोहरा चरित्र दिखा रही है। अगर राज्य सरकार में नैतिकता होती तो पहले दिन ही मुख्यमंत्री जी को यहां आना था, बच्चों को बुलाना था और कहते हाँ चलो बच्चों, हमारे ही बेटी हो तुम, हमारे ही तुम बेटे हो, सीबीआई जांच करा देते हैं। यहाँ पेपर लीक नहीं, यहाँ तो सीट ही बेच दी आपने। 1.5 करोड़ में डीएसपी बन जाओ, 80 लाख में जूनियर इंजीनियर बन जाओ, 20 लाख में सहायक आचार्य बन जाओ, फॉरेस्ट रेंजर बनना 50 लाख दे दो, खुला रेट है। तो आपत्ति क्या है? क्यों आप डर रहे हो? क्यों? बड़ी मछलियां जद में आ चुकी हैं। बढ़ते हैं आगे, और इस्तीफे के 2 हफ्ते बाद पूर्व शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने बयान दिया है। तो इस्तीफे के 2 हफ्ते बाद धर्मेंद्र प्रधान ने दिया बयान। विरोध प्रदर्शन के दौरान जेनजी को गुमराह करने की कोशिश की गई। प्रधानमंत्री से चर्चा के बाद इस्तीफा दिया। धर्मेंद्र प्रधान ने कहा, मैंने प्रधानमंत्री से मुलाकात की और प्रदर्शनकारियों की मांगे मानने के लिए उनकी मंजूरी मांगी। प्रधानमंत्री सहमत हुए और बाद में युवाओं से बातचीत भी की, फिर मैंने इस्तीफा दिया। ये कभी मेरे लिए व्यक्तिगत प्रतिष्ठा का सवाल नहीं था। धर्मेंद्र प्रधान ने जेएम यूनिवर्सिटी में छात्रों और शिक्षकों को संबोधित करते हुए अपने इस्तीफे पर यह बात कही। घटना बड़ी चलिला, मत लगिला जेएमजी तो दामर ही किछि लोक जेएमजी नुआ पीढ़ी पिला मानको भ्रमित करबा पई चेष्टा करले, किंतु
मोर कौन सी व्यक्तिगत प्रतिष्ठा नथिला सेबले। बढ़ते आगे अब बात मथुरा की करते हैं, जहां मथुरा में कार सेवा की नई तारीख सामने आई है। अब 6 दिसंबर को कार सेवा करने का ऐलान किया गया। संतों ने आज की कार सेवा स्थगित कर दी है। राधा कुंड के चित्रकूट पीठ में शिला पूजन हुआ। स्वामी सच्चिदानंद महाराज ने कार सेवा का ऐलान किया है। श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर के लिए कार सेवा का शंखनाद, इसके लिए नई तारीख का ऐलान भी किया गया है। अब 6 दिसंबर को कार सेवा होगी। पुनीत शर्मा हमारे संवाददाता में ज्वाइन कर चुके हैं। पुनीत, नई तारीख को लेकर क्या जानकारी मिल रही है, आगे की क्या रणनीति होगी और फिलहाल वहां क्या तस्वीरें हैं? सभी सनातन हिंदू अब जागने लगे हैं और देखिए, श्री कृष्ण जन्मभूमि और ईदगाह के विवाद को लेकर के आज यहाँ पर कार सेवा की जानी थी, लेकिन यहाँ पर योगी आदित्यनाथ ने भी लोगों को कहा कि जिस तरीके से श्रावण मास चल रहा है तो ऐसे में कार सेवा ठीक नहीं है। यहाँ पर बाकायदा संतों ने शिलालेख की पूजा की है, बाकायदा शंखनाद किया गया यहाँ पर, और जो कार सेवा की नई डेट है वो 6 दिसंबर कर दी गई है। जब अयोध्या में 6 दिसंबर को कार सेवा की गई 1992 में, तो उसी तारीख का ऐलान अब यहाँ पर शोर की वजह से ठीक से नहीं पहुंच रही है। एक बार फिर से आपसे बात करने की कोशिश करेंगे, लेकिन 6 दिसंबर को नई तारीख की घोषणा की गई है। मथुरा में कार सेवा की नई तारीख 6 दिसंबर है। इसको लेकर अब घोषणा कर दी गई है। दरअसल ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। संतों ने आज की कार सेवा को स्थगित किया है। राधा कुंड के चित्रकूट पीठ में शिला पूजन किया गया और स्वामी सच्चिदानंद महाराज ने कार सेवा का ऐलान किया है। अब नई तारीख 6 दिसंबर जब कार सेवा का ऐलान किया गया है, ये तारीख ही क्यों चुनी गई है, इसको लेकर हम सवाल करें उससे पहले आज की कार सेवा स्थगित करने के पहले वहां एक हवन पूजा और शिला पूजन भी किया गया था। TV9 संवाददाता पुनीत शर्मा वहां पर मौजूद थे, जिनसे अभी हम चर्चा कर रहे थे। उनकी पहले आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर के निर्माण के लिए बंसीपुर के गुलाबी पत्थरों की खेप पहुंच चुकी है और यहां पे आप देखेंगे कि जो जुलंदी गांव है राधा कुंड में, वहां पर चित्रगुप्त पीठ मंदिर में बाकायदा इस पत्थर की पूजा की जा रही है। दरअसल ये गुलाबी पत्थरों की पहली खेप है जो कि बंसी पहाड़पुर से आई है श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर निर्माण के लिए, और 9 अगस्त से 13 अगस्त तक अखाड़ों के जो संतों की है वो मौजूदगी में यहाँ पे भव्य कार्यक्रम किया जा रहा है। पहले कार सेवा की जानी थी, लेकिन फिलहाल उसको टाल दिया गया। मंदिर निर्माण के लिए 5000 मीट्रिक टन गुलाबी पत्थरों के निर्माण का ऑर्डर दिया गया है। दरअसल देश भर से जो साधु हैं वो अब इस यज्ञ में शामिल होने पहुंचे और यहाँ पे हवन पूजा की जा रही है। अयोध्या में भी इसी श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण में गुलाबी पत्थर का इस्तेमाल किया गया था। तो आप देख सकते हैं कि जो साधु संत हैं अलग अलग जगहों से वो लोग यहाँ पर पहुंचे हैं और श्री कृष्ण जन्मभूमि के मंदिर निर्माण के लिए यहाँ पर गुलाबी पत्थर मंगाए गए हैं। दरअसल इनका कहना है कि श्री कृष्ण जन्मभूमि का मंदिर भी भव्य उसी तरीके से बनना चाहिए जैसा कि अयोध्या में श्री राम का मंदिर बना है, और इन्हें कार सेवा भी निकालनी थी, लेकिन फिलहाल प्रशासन ने अनुमति नहीं दी, जिसके बाद जो गुलाबी पत्थरों की खेप है वो यहाँ पर मंदिर में पहुंची और बाकायदा उसकी पूजा अर्चना यहाँ पर की जा रही है। कैमरामैन खुर्शीद के साथ पुनीत शर्मा, TV9 भारतवर्ष, मथुरा। अब आपको ये बताते हैं कि आज के कार सेवा को लेकर प्रशासन ने क्या तैयारी की थी। फिलहाल रद्द किया गया है, लेकिन प्रशासन की तरफ से क्या तैयारी थी ये समझ लेते हैं। मथुरा में सुरक्षा और प्रशासन की तैयारी तेज थी। कार सेवा के ऐलान के बाद ही मथुरा प्रशासन अलर्ट मोड पर। चित्रकूट पीठ के कार्यक्रम पर पैनी नजर भी प्रशासन की थी और देवकी नंदन महाराज समेत 12 संतों को रेड कोड नोटिस भी दिया गया था, यानी कि रेड कार्ड नोटिस देते हुए बताया गया था कि क्या वो नियम हैं जो फॉलो करने होंगे। संतों से शांति और सौहार्द बनाए रखने की अपील की गई थी। सुरक्षा को देखते हुए ही रेड कार्ड नोटिस जारी किया गया था और संतों से सौहार्द बनाने की अपील की गई थी। पुनीत शर्मा हमारे साथ बने हुए। पुनीत, अब ये जो नई तारीख का ऐलान किया गया है, इसको लेकर क्या जानकारी मिल रही है? यही तारीख क्यों चुनी गई है?
देखिए बिल्कुल जिस तरीके से 6 दिसंबर 1992 को अयोध्या में कार सेवा की गई थी और गुंबद को गिराया गया था और उसके बाद राम मंदिर पर जो है झंडा फहराया गया था, उसी तरीके से यहाँ पर भी ये कहा गया है कि उसी तारीख को ही अब कार सेवा के लिए चुना जाएगा, क्योंकि श्री कृष्ण का जो मंदिर है वो भी भव्य होना चाहिए। यहाँ तक कि जो सच्चिदानंद स्वामी है उन्होंने ये भी कहा है कि कार सेवा के बाद जो गुंबद यहाँ पर ईदगाह का है उसको भी उसी तरह से गिराया जाएगा। तो जाहिर तौर पर 6 दिसंबर की तारीख बेहद अहम हो जाती है। अब अयोध्या के बाद मथुरा के लिए भी और जो तारीख का ऐलान किया गया है, तमाम जो देश भर के साधु संत है उनको यहां पर जुटने के लिए आह्वान किया गया है। सबसे बड़ी बात यह है कि कार सेवा आज ही की जानी थी, लेकिन श्रावण मास में जिस तरीके से लाखों शिव भक्त कांवर लेकर के आ रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर डिस्टर्ब हो सकता है। प्रशासन ने भी अपील की थी, बताया यह भी जा रहा है कि मुख्यमंत्री ने भी अपील की थी कि इस वक्त आज कार सेवा ना की जाए, जिसके बाद यहां पर कार सेवा के कार्यक्रम को फिलहाल स्थगित किया गया, लेकिन शंखनाद यहां से किया गया है और उसी के लिए पूजा पाठ की गई है बाकायदा। और जो शिलाएं हैं, जो पत्थर है गुलाबी रंग का, वो भी राजस्थान से यहाँ पर आ गया है ताकि उसका इस्तेमाल जो श्री कृष्ण भगवान के मंदिर को बनाने के लिए किया जाए। इसी गुलाबी पत्थर का इस्तेमाल जो है वो अयोध्या में भी श्री राम मंदिर के निर्माण में किया गया। तो आप देखेंगे कि जो साधु संत हैं वो अलग अलग जगहों से पहुंचे, लेकिन प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद है। मथुरा जिले में पैरामिलिट्री फोर्सेस की तैनाती की गई है। इसके अलावा यहाँ पर भी बड़ी संख्या में कई इलाकों के इंस्पेक्टर, सीओ और एसडीएम की भी तैनाती की गई है। ड्रोन के जरिए नजर रखी जा रही है। सभी से अपील की गई है, साधुओं से, संतों से, कि वो लोग शांतिपूर्ण तरीके से काम करें। तो फिलहाल 18 अगस्त की डेट अभी सुप्रीम कोर्ट में लगी हुई है ईदगाह और जन्मभूमि के विवाद की सुनवाई को लेकर के, लेकिन 6 दिसंबर की तारीख अब यहां पर सुनिश्चित की गई है कार सेवा के लिए कि जन्मभूमि की तरफ ये लोग कार सेवक जाएंगे और जो गुंबद है उसको गिराने तक की बात यहां पे कही जा रही है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका पुनीत जानकारी के लिए। बढ़ते आगे और अब बात करेंगे एक और बड़ी खबर की। राम मंदिर ट्रस्ट के नए सीईओ की चयन प्रक्रिया तेज हो गई है। जी हाँ, यहाँ पर सीईओ की चयन प्रक्रिया तेज कर दी गई है। 5300 लोगों की स्क्रीनिंग हुई है। अभी तक 5300 लोगों की स्क्रीनिंग हो चुकी है। 54 आवेदकों का चयन हुआ था। 18 उम्मीदवारों का इंटरव्यू होगा और 3 नाम इसमें फाइनल किए जाएंगे। 2 सितंबर की ट्रस्ट की बैठक में अंतिम मोहर लग सकती है। दरअसल 6 जुलाई की बैठक में 3 सदस्यीय चयन समिति का गठन हुआ। सरकारी सेवा से रिटायर्ड व्यक्ति के सीईओ बनने की भी संभावना जताई जा रही है। पंकज चतुर्वेदी हमारे सहयोगी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। पंकज, जब एसआईटी का गठन किया गया था तो जो प्राथमिक रिपोर्ट पहले एसआईटी की टीम की तरफ से आई थी उसमें भी सीईओ के गठन की बात कही गई थी, एक सुझाव दिया गया था। अब नई एसआईटी की टीम जांच कर रही है, कई बड़े नाम भी सामने आए, उनसे भी जब हमारी बातचीत हुई थी तो उनकी तरफ से भी कहा गया था, सीईओ के गठन को लेकर ये बात कही गई थी कि इस पर निर्णय लिया जाना चाहिए। अब जब वाकई में ये सवाल उठ रहा है कौन बनेगा सीईओ, तो वो कौन से नाम हैं जो सामने आ रहे हैं? प्रगति, देखिए बहुत ज्यादा आवेदन आ गया था। हालांकि पिछली बैठक में ही ट्रस्ट के द्वारा सीईओ की नियुक्ति करनी थी, लेकिन आवेदन इतना आ गया कि जो चयन समिति के लिए कमेटी बनाई गई थी 3 सदस्यीय, जिनको 3 नाम फाइनल करने थे, उसमें विलंब हुआ। 5000 से ज्यादा आवेदन आए थे, जिसके बाद स्क्रूटनी हुई। अब खबर यह है कि शॉर्ट लिस्ट में 54 नाम फाइनल किए गए, उसमें से 18 लोगों को अब जो कमेटी 3 सदस्यीय वो अयोध्या में इंटरव्यू उनको लेगी, उनको बुलाया गया। फिर 3 नाम शॉर्ट लिस्ट करके ट्रस्ट को सौंपेगी और ट्रस्ट अंतिम फैसला लेगा कि सीईओ कौन बनेगा। ये सूची ट्रस्ट के महासचिव जो कृष्ण मोहन है उनको सौंपी जाएगी। इसमें कई सारे रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट, सेना, न्यायिक या कह सकते हैं कई सारे विश्वविद्यालय या यूनिवर्सिटी में जो प्रोफेसर या फिर बीसी रह चुके हैं प्रधानाचार्य, उनके भी नाम है। लेकिन कुछ ऐसे नाम हैं जो सबसे ज्यादा चर्चा में है, कहा जा रहा है, क्योंकि जनरल सेक्रेटरी का पद अब तक महाचंपत राय के पास था, इस्तीफा दे दिया, वो बीएचपी से आते हैं। तो ये कहा जा रहा है कि बीएचपी के पास पर जा सकता है। तो उसमें एक नाम सबसे ज्यादा जो चर्चा में अयोध्या में लगातार बने हुए हैं, उनके नाम की चर्चा है बजरंग लाल बांगड़ा। इसके अलावा कई सारे रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट है जो खास तौर पे जिनका मंदिर से लगाव हो या धर्म के प्रति उनकी आस्था हो, इसके साथ साथ मैनेजमेंट या वित्तीय सेवाओं की जानकारी हो, कई ऐसे नामों को लेकर के ट्रस्ट चर्चा कर रहा है। और 3 नाम जो सबमिट करेगा, उसके बाद जो अगली बैठक ट्रस्ट की होगी जिसमें कई सारे निर्णय लिए जाने हैं। सीईओ की तो नियुक्ति होनी है, बाकी 3 पदों पे भी नियुक्ति होनी है जी। एक तो अनिल मिश्रा की जगह खाली पड़ी हुई है, इसके अलावा जनरल सेक्रेटरी, चूंकि कार्यकारी जनरल सेक्रेटरी है, पूर्णकालिक नहीं है, उस पद पे मंथन होना है, तो 2 पद वो हैं। इसके अलावा
एक राजा अयोध्या जो ट्रस्ट में सदस्य थे, उनका निधन हो गया था, वो भी सीट सदस्य के पद खाली है। तो 3 नामों उस पर भी चर्चा होनी है, लेकिन सबसे अहम ये है कि सीईओ कौन बनेगा, इसको लेकर मंथन हो रहा है, जिसमें यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, दिल्ली, कई राज्यों से आवेदन आए हैं। बिल्कुल, और अब उस पर मंथन भी किया जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया विस्तार से जानकारी देने के लिए पंकज, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बढ़ते हैं आगे और अब सीधे रुख करेंगे लखनऊ का। काकोरी ट्रेन एक्शन के 100 साल पूरे होने पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक सभा को संबोधित कर रहे हैं। भारत की गुलामी की बेड़ियों को तोड़ करके ब्रिटिशर को भारत से भगाना है, अपने देश को आजाद कराना है। बहनों और भाइयों, जब हम काकोरी ट्रेन एक्शन की इस 101वीं तिथि का आयोजन यहां पे काकोरी के इस ऐतिहासिक स्थल पर कर रहे हैं, तब हमें इस बात को याद रखना होगा, ब्रिटिशर ने इसे डकैती कहा। दुर्भाग्य से स्वतंत्र भारत में भी जिन लोगों के हाथों में सत्ता आई, उन्होंने भी काकोरी डकैती कांड के नाम पर इस घटना के क्रांतिकारियों को अपमानित करने का काम किया था। वे भी लगातार, चाहे वह काकोरी ट्रेन एक्शन की घटना हो, चाहे वह चोरी चोरा की घटना हो, इन सबको इन लोगों के द्वारा कमतर आंकने का प्रयास हुआ। और उस समय तो 1922 में जब चोरी चोरा की घटना गोरखपुर में घटित हुई थी, कांग्रेस ने आंदोलन स्थगित कर दिया, मुंह मोड़ लिया। चोरी चोरा की घटना में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने मुकदमा लड़ा था क्रांतिकारियों की ओर से, और यहां पे बहुत सारे क्रांतिकारी ऐसे थे जिन्हें आजीवन कारावास की सजा हुई, और सजा कराने वाला कोई और नहीं, लखनऊ के ही कांग्रेस के 2 नेता थे जो वकालत करते थे। दुर्भाग्य से शर्मनाक तरीके से उन्होंने उनके खिलाफ पैरवी की, और आजादी के बाद भी इन क्रांतिकारियों को जो सम्मान मिलना चाहिए था, सचिंद्र नाथ बख्शी उनमें से एक महान क्रांतिकारी थे, मनमोहन नाथ गुप्ता उनमें से एक क्रांतिकारी थे, जिनको सजा कराने का पाप किसी और ने नहीं, उस समय के कुछ कांग्रेसी नेताओं ने किया था। बहनों और भाइयों, भारत गुलाम ऐसे ही नहीं हुआ, भारत की गुलामी के कारण थे हमारी आपसी फूट, हमारे साथ होने वाले षड्यंत्र, और ये फूट आज भी जाति के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, भाषा के नाम पर भारत को कमजोर करने वाली ताकतें लगातार कर रही हैं। हमारे खिलाफ होने वाले षड्यंत्र, ये षड्यंत्र आज इसका एक तीसरा माध्यम भी सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म हो गया है। जितनी भी भारत विरोधी ताकतें हैं, उनके द्वारा इस प्लेटफॉर्म का दुरुपयोग करते हुए भारत के खिलाफ अफवाह पैदा करना, दुरुपयोग करना, और उस षड्यंत्र को के माध्यम से समाज को गुमराह करने की स्थिति पैदा करने का कुत्सित प्रयास भी हो रहा है। याद रखना, जिन लोगों ने आपको अपने क्रांतिकारियों से दूर रखा, अपने नायकों से दूर रखा, उन्होंने भारत की युवा पीढ़ी के साथ सबसे बड़ा न्याय किया। याद करिए, अपने नायकों पर गौरव की अनुभूति का अवसर न देना किसी भी नौजवान के लिए उसके आदर्श से उसे विमुख करने जैसा होता है। सीएम योगी को आप सुन रहे थे। आज से हर घर तिरंगा यात्रा की शुरुआत की गई है। बढ़ते हैं आगे। कॉमनवेल्थ गेम्स के मेडल विजेताओं से प्रधानमंत्री मोदी मिलेंगे, बड़ी खबर है।
कॉमनवेल्थ गेम के मेडल विजेताओं से प्रधानमंत्री मोदी मिलेंगे और आज शाम 4 बजे मुलाकात होगी। इस बार कुल 13 गोल्ड मेडल भारत ने अपने नाम किए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन सभी विजेताओं से मुलाकात करेंगे। ग्लासगो कॉमनवेल्थ में भारत ने कुल 39 मेडल अपने नाम किए हैं। टोटल टैली में 39 पदकों के साथ चौथे स्थान पर भारत रहा और भारत ने 13 गोल्ड, 17 रजत और 9 कांस्य ब्रॉन्ज पदक जीते। आनंद पांडे हमारे संवाददाता हमें ज्वाइन कर चुके हैं। आनंद, इस बार भारत ने 13 गोल्ड मेडल अपने नाम किए। बड़ी बात यह है कि बॉक्सिंग के क्षेत्र में भी इस बार हमने देखा कि गोल्ड हासिल हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से पहले भी ट्वीट किया गया था, सभी को बधाई दी गई थी। आज जब ये मुलाकात की खबरें सामने आ रही हैं, जब शाम 4 बजे प्रधानमंत्री मिलेंगे, तो ये कितनी खास मुलाकात होगी और इस दौरान क्या बातचीत हो सकती है? किस तरीके से आगे के लिए प्रोत्साहित किया जा सकता है खिलाड़ियों को? जी बिल्कुल, जिस तरह से स्कॉटलैंड के ग्लासगो में जो कॉमनवेल्थ गेम्स हुए थे उसमें भारत का इस बार का प्रदर्शन शानदार रहा और जैसे कि आपने ही बताया कि भारत ने इस बार 13 स्वर्ण, 17 रजत और 9 कांस्य पदक समेत कुल 39 मेडल जीते हैं। तो ऐसे में आज जब 4 बजे प्रधानमंत्री से मुलाकात होगी तो प्रधानमंत्री उनके अनुभव जानेंगे, न सिर्फ खेल के दौरान उनका अनुभव बल्कि जिस तरह से उन्होंने अपनी तैयारी की और जिस तरह से उन्होंने मेडल जीता, तो ऐसे में सभी मेडल विनर्स से उनके क्या क्या अनुभव रहे प्रधानमंत्री उनसे जानेंगे। साथ ही साथ उनके अनुभव से और क्या क्या ऐसी चीजें जो है स्पोर्ट्स की फैसिलिटीज को डेवलप किया जा सकता है देश में, ताकि जो और खिलाड़ी उभरे, इन तमाम बातों को लेकर प्रधानमंत्री उनसे पूछेंगे, उनसे जानेंगे। और जो ये मुलाकात होगी शाम 4 बजे, उसमें खेल मंत्री मनसुख मांडविया भी उनके साथ रहेंगे। मनसुख मांडविया ग्लासगो भी गए थे जब कॉमनवेल्थ गेम्स की इस बार शुरुआत हुई थी। और साथ ही साथ मैं आपको बता दें कि इस बार भले भारत का प्रदर्शन बहुत शानदार रहा है, लेकिन इस बार कई ऐसे गेम्स है जिसमें भारत की अच्छी पकड़ थी, भारत के मेडल मिलने के चांस, तो उन खेलों को इस बार कॉमनवेल्थ गेम्स में शामिल नहीं किया गया। तो ऐसे में प्रधानमंत्री उनसे ये भी कहेंगे कि भले आपके जो पारंपरिक खेल है जिसमें भारत मजबूत रहता है, लेकिन ऐसे खेलों को भी आप सीखिए और ऐसे खेलों में भी पार्टिसिपेट करिए जिसमें कि भारत में दूसरे देशों, जिसमें दुनिया के दूसरे देशों का वर्चस्व है। तो ऐसे में कैसे भारत में स्पोर्ट्स फैसिलिटीज को खिलाड़ियों को प्रोत्साहन दिया जा सकता है, कैसे उनको छोटे से ही उनको तैयार किया जा सकता है खेलों के लिए, खेल प्रतिस्पर्धाओं के लिए, इस तमाम बातों के लिए प्रधानमंत्री उनसे जानेंगे। क्योंकि आने वाले कुछ सालों में भारत में ही कॉमनवेल्थ गेम्स का आयोजन होना, भारत में ही ओलंपिक का आयोजन होना। ऐसे में प्रधानमंत्री आज जो फीडबैक लेंगे वो खासा महत्वपूर्ण होगा आने वाले जो भारत के जो इवेंट्स होने वाले हैं उनको लेकर। बिल्कुल बिल्कुल आनंद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए।